दर्शकों, इस कार्यक्रम का उद्देश्य आपको करियर से जुड़ी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाना है और इसी कड़ी में आज हम बात करने जा रहे हैं सीजीपीएससी व्यापम क्या है। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो सीजीपीएससी यानी कि छत्तीसगढ़ पब्लिक कमीशन, जिसको राज्य सरकार जो है वो प्रोवाइड करती है, एग्जाम होता है और उसके बाद सिविल सेवा में जो बच्चे सिलेक्ट होते हैं, पढ़ाई करते हैं और उसके बाद वो उस पर जाते हैं। इसके लिए हम ज़्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं रवि गोयल जी, हैं डिप्टी डायरेक्टर हैं उड़ान आईएएस एकेडमी। बहुत बहुत स्वागत है रवि जी आपका। रवि जी, सबसे पहले यही सवाल कि सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के बारे में आज हम चर्चा करेंगे, डिटेल में हमारे दर्शकों को बताएंगे, क्योंकि हमने देखा है कि पीएससी का जो एग्जाम है वो कई बार बच्चे देते रहते हैं। अमूमन हम जब भी सुनते हैं किसी से भी तो वो कहते हैं कि हम बस पीएससी की तैयारी कर रहे हैं। तो एक्चुअली सीजीपीएससी, यूपीएससी, एमपीपीएससी ऐसे बहुत यूजीपीएससी भी होता है, लेकिन हम सबसे पहले चर्चा करेंगे आखिरकार सीजीपीएससी क्या कुछ है, वो हमारे दर्शकों को बताइए। चलिए, पहले तो धन्यवाद मैम आपका। सीजीपीएससी की अगर मैं बात करूं या सीजी व्यापम की, तो छत्तीसगढ़ सरकार के अंतर्गत जितने भी विभाग हैं उसके अंतर्गत जो भी एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो वित्त विभाग के हों, चाहे वो राजस्व विभाग के हों, चाहे वो महिला एवं बाल विकास विभाग के हों, इन सभी एग्जाम्स को सीजीपीएससी और सीजी व्यापम, लगभग 90% जो एग्जाम्स होते हैं उनको सीजीपीएससी और सीजी व्यापम कंडक्ट करता है। अलग अलग विभाग इनको जानकारी देते हैं कि हमारे विभाग में ये पद खाली हैं। उन पदों की जानकारी मिलने पर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम जो है ये एग्जाम्स कंडक्ट करते हैं। अगर वर्तमान में देखा जाए तो प्रशासनिक सेवा जो है ये एक बहुत सम्मान का पद बन चुका है। मतलब अगर बच्चों में देखा जाए तो प्रशासनिक सेवा में जाने के लिए एक होड़ लगी हुई है, आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। तो प्रशासनिक सेवा में अगर कोई बच्चा जॉब कर रहा है तो उससे एक अलग सम्मान मिल रहा है सोसाइटी में, समाज में। तो बहुत सारे बच्चे, अधिकतर युवा जो हैं वर्तमान में सीजीपीएससी, सीजी व्यापम के तैयारी को कर रहे हैं, जिससे वो अच्छे अच्छे पदों पर चयन ले सकें और बहुत आगे तक बढ़ सकें। तो वर्तमान में सीजीपीएससी और सीजी व्यापम, किसी भी बच्चे से बात करिए तो उनको यही लगेगा कि सीजीपीएससी की तैयारी की जाए, सीजी व्यापम की तैयारी की जाए, जिससे एक अच्छे पद पर चयन ले सकें और अपना भविष्य बहुत अच्छा कर सकें। बिल्कुल, तो ये थी सीजीपीएससी की जानकारी कि किस तरह से सिविल सेवा में अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप जाना चाहते हैं, तो आप किस तरह से परीक्षा देके पास आउट करके जा सकते हैं। और डिटेल में हम सीजीपीएससी के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये सीजी व्यापम जो है वो क्या है एक्चुअली, वो हमारे दर्शकों को बताइए। सीजी व्यापम अगर बात की जाए तो सीजी व्यापम कर्मचारी लेवल के भर्तियां करता है। अगर सीजी व्यापम की बात की जाए और सीजीपीएससी की बात की जाए तो सीजीपीएससी भी प्रशासनिक सेवा में ही पदों की भर्तियां करता है और सीजी व्यापम भी प्रशासनिक सेवा में ही पदों की भर्तियां करता है। लेकिन सीजीपीएससी जो है वो अधिकारी स्तर पर भर्ती करता है, जबकि सीजी व्यापम जो है वो कर्मचारी स्तर पर भर्ती करता है। जैसे अगर मैं बात करूं फूड इंस्पेक्टर के एग्जाम की, तो ये सीजी व्यापम कंडक्ट करता है। आरआई का एग्जाम हो गया, पटवारी का एग्जाम हो गया, अमीन पटवारी का एग्जाम हो गया, मंडी इंस्पेक्टर का एग्जाम हो गया, सम परीक्षक का एग्जाम हो गया। इन सब एग्जाम्स को सीजी व्यापम कंडक्ट करता है। जबकि अधिकारी स्तर के जो एग्जाम्स होते हैं, जैसे मैं बात करूं डिप्टी कलेक्टर का पद हो गया, डीएसपी का पद हो गया, अकाउंट ऑफिसर का पद हो गया, इन पदों के लिए जो परीक्षाएं आयोजित करता है वो सीजीपीएससी आयोजित करता है। जी, तो सीजीपीएससी जो है वो आयोजित करता है तमाम परीक्षा। अब हम जिक्र कर लेते हैं रवि जी, क्योंकि सीजीपीएससी की हम बात कर रहे हैं, तो किस तरह से तैयारी जो है वो होनी चाहिए, शुरुआत जो है वो कहाँ से होती है सीजीपीएससी की, और क्या 12th के बाद जब हम ग्रेजुएशन कर लेते हैं उसके बाद हमें तैयारी करनी है? पहले से कई बार सपना होता है, जिस भी बच्चे से पूछो कि उसे क्या बनना है, वो बोलता है आईएएस बनना है, कलेक्टर बनना है। तो बड़ा कैची लगता है कि आईएएस बनना है, कलेक्टर बनना है। शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए? देखिए, वर्तमान में तो जो देखा जाए, जो परिदृश्य चल रहा है उसमें तो बच्चे 12th के बाद ही तैयारी करने आ जा रहे हैं। वैसे अगर मैं इसकी योग्यता की बात करूं तो इसमें कम से कम ग्रेजुएशन तो आपका होना चाहिए और 21 साल पूरे होने चाहिए। लेकिन वर्तमान में जो पैटर्न चल रहा है उसमें बच्चे 12th के बाद से ही कोचिंग संस्थान ज्वाइन कर ले रहे हैं, अपनी तैयारी कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात भी है, क्योंकि 12th के बाद अगर वो तैयारी करते हैं, ग्रेजुएशन के साथ साथ में उनकी तैयारी हो जाती है, तो आगे उनको बहुत कम समय मिलता है, आसानी से एग्जाम को निकाल लेते हैं। तो अगर मैं बात करूं सीजीपीएससी के स्टेट सर्विस एग्जाम की, तो सीजीपीएससी का जो स्टेट सर्विस एग्जाम होता है इसमें 3 चरण होते हैं। पहला चरण होता है प्रारंभिक परीक्षा, दूसरा चरण होता है मुख्य परीक्षा और तीसरा जो चरण होता है वो होता है साक्षात्कार। अगर मैं वर्तमान को देखूं तो वर्तमान में प्री और मेंस, मतलब प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों की साथ में तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि इसके बहुत सारे कारण भी हैं। अगर आप प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस देखेंगे और जो मुख्य परीक्षा का है वो सिलेबस देखेंगे, तो प्रारंभिक परीक्षा में जो विषय हैं वो सारे के सारे मुख्य परीक्षा में मिलेंगे आपको। जैसे बात करूं मैं छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन, आपको प्रारंभिक परीक्षा में मिलेगा, मुख्य परीक्षा में भी मिलेगा।
भारत का इतिहास, भारत का संविधान, भारत की अर्थव्यवस्था, भारत का भूगोल, सामान्य विज्ञान, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी, एप्टीट्यूड, रीजनिंग, भाषा, मतलब ये सारे विषय आपको प्रारंभिक परीक्षा के साथ साथ मुख्य परीक्षा में मिलेंगे। तो अगर आप इनकी तैयारी साथ में करते हैं तो अलग से जो आप मुख्य परीक्षा की तैयारी करने में समय दे रहे थे उस समय को आप बचा लेंगे। तो पहला कारण तो ये भी है कि आपको प्री और मेंस दोनों की साथ में तैयारी स्टार्ट करनी चाहिए। दूसरा कारण ये भी है कि पिछले 2 वर्षों का अगर आप प्रारंभिक परीक्षा का पेपर देखेंगे तो प्रारंभिक परीक्षा का पेपर अब थोड़ा सा चेंज हो गया है। मतलब पहले जो फैक्ट आधारित प्रश्न पूछे जाते थे वो फैक्ट आधारित प्रश्न पूछने बंद कर दिया है। प्रश्न अब थोड़े कंसेप्चुअल पूछे जा रहे हैं, मतलब स्टेटमेंट वाले प्रश्न पूछे जा रहे हैं, कूट दिए रहते हैं कि स्टेटमेंट 1 और 2 सही है, 2 और 3 सही है। तो इस प्रकार के प्रश्नों के लिए आपको डीप नॉलेज की आवश्यकता होती है, मतलब बहुत डिटेल में आपको पढ़ाई करने की आवश्यकता होती है। तो अगर आप प्री और मेंस दोनों की साथ साथ तैयारी करते हैं तो आपकी प्री में भी प्रायिकता बढ़ जाएगी पास होने की। और तीसरा एक अहम कारण यह भी है कि आपको अगर पीएससी की तैयारी स्टार्ट करनी है तो आपको सोचना है कि पद कैसे मिलने वाला है। आपको केवल प्रारंभिक परीक्षा पास नहीं करनी है। अगर आप केवल प्रारंभिक परीक्षा पास करेंगे, मुख्य परीक्षा में फेल हो जाएंगे या फिर साक्षात्कार में जाने के बाद आप बाहर हो जाएंगे, वापस से आपको प्रारंभिक परीक्षा में आना पड़ता है। तो आपकी रणनीति ऐसी होनी चाहिए कि पूरा मैं कैसे मैनेज कर पाऊं। तो आप प्री के साथ साथ मेंस की तैयारी करना चाहेंगे क्योंकि आपको सीधे पद चाहिए। आप प्री निकाल लेंगे, मेंस से बाहर हो जाएंगे, कोई मतलब नहीं होगा। और पिछले 2-3 वर्षों का अगर आप मेंस का कट ऑफ देखेंगे तो मेंस का कट ऑफ पिछले 2-3 वर्षों में हर साल बढ़ते जा रहा है। कहीं 700 नंबर में, मतलब 1400 नंबर का मेंस होता है, कभी कभी 700 नंबर में भी आप मेंस क्वालिफाई कर लेते थे, लेकिन वो कट ऑफ आज बढ़ के 800 के आसपास पहुंच चुका है। और अगर आप प्री के बाद मेंस की तैयारी करने का सोचते हैं कि प्री पहले हो जाए उसके बाद मेंस की तैयारी करूंगा, तो समय बहुत कम मिलता है। जैसे इसी साल का जो शेड्यूल जारी हुआ है, 12 फरवरी को प्री का एग्जाम होना है और मई में मेंस का एग्जाम होना है, तो समय बहुत कम रहता है। मुश्किल से 3 महीने का समय मिलता है और 3 महीने के समय में आप मेंस पूरा कवर नहीं कर सकते। तो ये बहुत अहम कारण है कि आपको प्री और मेंस दोनों की साथ में तैयारी आरंभ करनी चाहिए। तो आप अगर तैयारी आरंभ करते हैं तो मेरा यही मानना है कि आपको प्री और मेंस दोनों की साथ में इंटीग्रेटेड तैयारी करनी चाहिए। तो आपकी तैयारी एक सही डायरेक्शन में आगे जा सकती है। बिल्कुल, तो सही डायरेक्शन में जो पढ़ाई है वो आपकी जा सकती है। रवि जी हमारे साथ जुड़े हुए। रवि जी, ये समझना चाहेंगे, अभी आपने कहा हिस्ट्री, ज्योग्राफी या फिर इकोनॉमिक जो भी सब्जेक्ट हैं उसकी तैयारी डीपली करनी होती है। इसके पहले अगर हम बात करें, कुछ दूसरे सब्जेक्ट के स्टूडेंट है, जैसे मैथ स्ट्रीम वाला है, साइंस स्ट्रीम वाला है, बायोलॉजी वाला स्टूडेंट है, वो आगे जाकर चाहता है कि वो पीएससी का एग्जाम फेस करे, तो उसके लिए भी कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं, वो किस तरह से डीपली पढ़ सकता है? क्योंकि उनको पढ़ने के लिए 11th-12th में इतनी ज्यादा बुक्स होती है, इतनी मोटी बुक्स होती है, उनमें ही उनको टाइम नहीं मिलता। तो वो किस तरह से इसके लिए अलग से टाइम निकालेंगे? क्या कुछ करना होगा उन्हें? देखिए, पीएससी का जो एग्जाम है ये 9th, 10th, 11th, 12th के एग्जाम से एकदम अलग है। पीएससी के एग्जाम में केवल आपको पढ़ना नहीं होता है, आपको एक प्रॉपर प्लानिंग चाहिए होती है, एक प्रॉपर रणनीति के साथ आपको आगे बढ़ना होता है। केवल पढ़ाई करने से पीएससी का एग्जाम नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि आप पीएससी का सिलेबस देखेंगे तो एकदम सागर है। मतलब इतना बड़ा सिलेबस है कि आप सिलेबस को याद करेंगे तो 3 महीने लग जाएंगे आपको। 3 महीने में आप सिलेबस को याद नहीं कर पाएंगे, इतना बड़ा सिलेबस है। अगर मैं प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा की बात करूं तो इतना बड़ा सिलेबस है, आप सिलेबस को ही देख के एक बार के लिए सोचेंगे कि मैं तैयारी करूं कि नहीं करूं। तो आप अगर दूसरे स्ट्रीम से हैं, आपको लगता है कि मैं आर्ट्स का हूं, फिर मेरे से मैथ्स बनेगा कि नहीं बनेगा, मैं बायो का हूं, मेरे से मैथ्स बनेगा कि नहीं बनेगा, तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि पीएससी जो है ये बैलेंस के साथ आगे बढ़ने वाला एग्जाम है। आपको जितनी आवश्यकता है उतना ही पढ़ना है। आप अगर मैथ्स में बहुत होशियार हैं तो पीएससी नहीं निकाल सकते। केवल एक विषय में अगर आप होशियार हो तो पीएससी नहीं निकाल सकते। पीएससी एक ऐसा एग्जाम है जहां पे आपको बैलेंस बना के चलना है। मैथ्स में जितनी आवश्यकता है आपको उतना पढ़ना है, बेसिक चीजें हैं। 10th से ऊपर का कुछ भी आपको पढ़ना नहीं होता है, मतलब 9th 10th तक का सिलेबस है। 11th का मैथ्स बिल्कुल नहीं मिलेगा आपको, 12th का बिल्कुल नहीं मिलने वाला है। जो भी सिलेबस है वो 10th तक का ही सिलेबस है। चाहे मैं इतिहास की बात करूं, भूगोल की बात करूं, किसी भी विषय की बात करूं, तो ये जो विषय रखे गए हैं इनका सिलेबस 10th तक का ही है। और 10th तक तो आप सभी ने मैथ्स भी पढ़ा होगा, इंग्लिश भी पढ़ा होगा, इतिहास भी पढ़ा होगा, संविधान भी पढ़ा होगा। तो 10th तक तो सभी ने सभी विषय पढ़े हैं। तो पीएससी का जो एग्जाम है ये बैलेंस बना के चलने वाला है। आपको जितनी आवश्यकता है आप उतना पढ़िए। आप ये नहीं कि एक विषय में बहुत आपने पीएचडी कर लिया तो आप पीएससी का एग्जाम निकाल लेंगे। एकदम बैलेंस बना के चलना है। मैथ्स की बात करूं तो जितनी आवश्यकता है उतना मैथ्स पढ़िए, इतिहास जितनी आवश्यकता है उतना पढ़िए। तो ये एक बैलेंस बना के एक प्रॉपर रणनीति के साथ चलने वाला एग्जाम है। बिल्कुल, तो प्रॉपर बैलेंस जो है वो जरूरी है। और वैसे भी ये लाइफ में भी बैलेंस बनाना रवि जी बहुत जरूरी होता है। तो हर चीज में बैलेंस के लिए खास तौर से आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपको बायोलॉजी अच्छा लग रहा है, मैथ्स अच्छा लग रहा है तो आप उसमें सबसे ज्यादा हायर स्कोप कर लें और बाकी को पीछे छोड़ दें। कोचिंग की कितनी जो है वो नीड होती है इसमें? कोचिंग किस तरह से प्रोवाइड करते हैं? और आपकी अगर हम कोचिंग की बात करें, उड़ान IAS एकेडमी
क्या कुछ करवाता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा, जैसा मैंने अभी बताया कि ये एग्जाम 9th का 10th का एग्जाम नहीं है कि आप पढ़ते रहिए एग्जाम निकल जाएगा। तो सबसे पहली बात तो ये, आपको एक प्रॉपर गाइडेंस की आवश्यकता होती है। मैं कोचिंग की बात तो नहीं करूंगा यहाँ पे, मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि प्रॉपर गाइडेंस की आवश्यकता होती है। अब वो गाइडेंस आपको कहीं से भी मिल सकता है। आपका कोई मित्र होगा जो पीएससी का एग्जाम निकाला होगा या बहुत लंबे समय से उससे जुड़ा होगा, तो आप उससे गाइडेंस ले सकते हैं, वो आपको गाइड कर सकता है। अगर आपका कोई रिलेटिव होगा जो अच्छे पद पर होगा, उसने पीएससी का एग्जाम निकाला होगा, आप उससे गाइडेंस ले सकते हैं। और तीसरा बहुत अच्छा माध्यम कोचिंग है। अगर आप कोचिंग में आते हैं तो कोचिंग में आपको प्रॉपर गाइडेंस दिया जाता है कि किन विषयों में कितनी मेहनत करनी है, क्योंकि सिलेबस जैसा कि मैंने बताया इतना सारा है, पूरा इतिहास है, तो पूरा इतिहास नहीं पढ़ना है, इतिहास में क्या क्या पढ़ना है, बिल्कुल, कौन क्या सी क्या बुक से पढ़ना है वो है। इम्पोर्टेंट है। हम और आपसे जानेंगे। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, रिया जी है हमारे साथ भिलाई से। बहुत बहुत स्वागत है रिया जी आपका। सवाल पूछिए, क्या जानना है आपको? जी सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे पीएससी में ऑल सब्जेक्ट्स तो रहते हैं, बट ऐसा कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें एक्स्ट्रा ध्यान देने की ऐसी जरूरत हो? देखिए, पीएससी के सिलेबस में अगर आप छत्तीसगढ़ को देखेंगे तो छत्तीसगढ़ का बहुत बड़ा वेटेज है। मैं सभी विषय में ध्यान देने की बात कर रहा हूं, लेकिन आप जो पूछ रहे हैं मेरे से कि एक्स्ट्रा ध्यान कहां पे देना है, तो मैं छत्तीसगढ़ विषय को बोल सकता हूं। क्योंकि अगर आप प्रारंभिक परीक्षा देखेंगे तो प्रारंभिक परीक्षा का पेपर फर्स्ट जो है, पेपर फर्स्ट में छत्तीसगढ़ 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, मतलब 100 नंबर का छत्तीसगढ़ है। पेपर फर्स्ट होता है जीएस का, जनरल स्टडीज का, सामान्य अध्ययन बोलते हैं जिसको। इसमें 100 प्रश्न पूछे जाने हैं, जिसमें 50 प्रश्न पूरे पूरे छत्तीसगढ़ के आते हैं, छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन। अगर मैं बात करूं मुख्य परीक्षा की, तो मुख्य परीक्षा के पेपर 2 में छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ पे ऐसे लिखना है आपको। पेपर 3 में छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ का इतिहास पढ़ना है। पेपर 5 में छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ का भूगोल, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था। पेपर 6 में छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ का सामाजिक परिदृश्य पढ़ना है आपको। पेपर 7 में भी छत्तीसगढ़ है, उसकी योजनाएं। तो छत्तीसगढ़ का लगभग मेंस में 350 से 400 नंबर का वेटेज है। अगर आपको बहुत ज्यादा पढ़ना है कि रोज मेरे को पढ़ना है, एक ऐसा विषय होना चाहिए, तो वो छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ तो आप जितना पढ़ सकते हैं उतना कम है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के बिना आप सीजीपीएससी का एग्जाम निकाल नहीं सकते। मैं केवल सीजीपीएससी की बात कर रहा हूं, सीजी व्यापम की बात नहीं कर रहा हूं। सीजीपीएससी का अगर आपको एग्जाम निकालना है तो छत्तीसगढ़ में आपको एक्स्ट्रा एफर्ट मारने की आवश्यकता होती है। बाकी भी विषय आपको लेकर चलने हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ का वेटेज अगर आप देखेंगे तो प्रारंभिक परीक्षा में बहुत बड़ा वेटेज, मुख्य परीक्षा में लगभग 350 से 400 नंबर का, 1400 में लगभग 350 से 400 नंबर का छत्तीसगढ़ है। और छत्तीसगढ़ में आपको बहुत कुछ पढ़ना है। छत्तीसगढ़ का भूगोल, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, छत्तीसगढ़ का इतिहास, छत्तीसगढ़ में जो प्रशासनिक संरचना चल रही है, पंचायती राज, नगरीय निकाय, कुछ भी नहीं छोड़ना है। मतलब छत्तीसगढ़, मैं तो बच्चों को ऐसा बोलता हूं कि छत्तीसगढ़ पढ़ने के बाद आप अपने घर वालों को छत्तीसगढ़ घुमा सकते हैं। मतलब आप उनके साथ जाइए, बताइए कि ये यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है। पर्यटन स्थल आपको गूगल में सर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। छत्तीसगढ़ अगर आपने बहुत अच्छी से तैयार कर लिया है तो आप बता सकते हैं जसपुर जिले में कौन से पर्यटन स्थल है, रायपुर के आसपास घूमने की जगह क्या है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में कुछ भी नहीं छूटता, सब कुछ पढ़ना है आपको। बिल्कुल। तो छत्तीसगढ़ में सीजीपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो छत्तीसगढ़ जानना आपको बहुत जरूरी है, ये रवि जी कह रहे हैं। रवि जी, अब आपने आपके एस्पिरेंट इनटू एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो आपका स्लोगन है एक उड़ान एकेडमी का, वो क्या है? क्या ये सच है? और किस तरह से क्या कोई प्रशासनिक पद पर अभी तक ऐसा पहुंचा है व्यक्ति, और कितने हायर रेंज पर वो जो व्यक्ति है वो पहुंचा है एकेडमी ज्वाइन करने के बाद? उड़ान आईएएस एकेडमी, सबसे पहले बात तो ये करूंगा कि कोचिंग नहीं है, एक परिवार है। मतलब यहाँ हमारे पास जो बच्चे आते भी हैं पढ़ने, हमारी और भी ब्रांचेस है, दुर्ग में है, राजनांदगांव में है, अंबिकापुर में है, जगदलपुर में है। तो हमारे पास जो बच्चे आते हैं उनको ये लगता ही नहीं कि ये कोचिंग है, क्योंकि उनका फैकल्टी के साथ, डायरेक्टर सर के साथ एक ऐसा जुड़ाव है। और पीएससी की तैयारी एक ऐसी है कि आप बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन के साथ बच्चों को रख नहीं सकते कि आप आइए, केवल पढ़िए और जाइए यहाँ से। जब तक बच्चे बात नहीं करेंगे फैकल्टी के साथ, जब तक उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलेगा कि तैयारी करनी है, किस बुक को पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तो बच्चे, आप हमारी कोचिंग में आएंगे तो आपको दिखेगा कि बच्चे फैकल्टीज को घेर के खड़े रहते हैं कि कैसे तैयारी करनी है। उनके साथ एक एक घंटे समय बिताते हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या गलती कर रहे हैं, कहाँ पे सही जा रहे हैं। तो उड़ान एक कोचिंग संस्थान नहीं है, उड़ान एक परिवार है। बहुत सारे अच्छे अच्छे पदों पर चयनित हुए हैं। लगभग हर साल स्टेट सर्विस एग्जाम की अगर मैं बात करता हूं तो 40 से 50 बच्चे यहां से हर साल लगभग सेलेक्ट होते हैं। बिल्कुल। तो इतने बच्चे जो हैं वो हर साल सेलेक्ट होते हैं। रवि जी, अब आपसे ही समझना चाहेंगे, क्योंकि आपने अभी बहुत सारी वास्ट चीज़ें बताई, जो स्टूडेंट देख रहे हैं और पढ़ना चाहते हैं, पीएससी करना चाहते हैं, इतने सारे सब्जेक्ट सुनने के बाद हो सकता है उनको लगे कि अरे ये तो बहुत सारा पढ़ना पड़ेगा। कोई स्ट्रेटजी होती है, कोई प्लानिंग होती है, कोई मैनेजमेंट होता है इसको पार करने का, कि हम किस तरह से पास आउट होते हैं? और कई बार तो होता है कि एक बार में ही कई बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं, वो क्या स्ट्रेटेजी होती है? देखिए, पीएससी का सबसे जो आसान मंत्र है जिसको आप फॉलो कर सकते हैं, आपको रेगुलर पढ़ाई करनी है।
मैं बोलता हूं बच्चों को हमेशा सिलेबस बहुत बड़ा है, पहाड़ के जैसा एक सिलेबस है, लेकिन बहुत ही आसान है। मतलब इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो आप समझ नहीं सकते, सारी बातें एकदम समझने वाली है। कोई टेक्निकल पढ़ाई नहीं करनी है आपको कि आईटी की पढ़ाई करनी है या फिर आपको आईईएस की तैयारी करनी है, गेट की तैयारी करनी है, ऐसा कुछ टेक्निकल आपको नहीं पढ़ना है। एकदम बेसिक नॉलेज आपको रखना है। तो पहाड़ जैसा सिलेबस जरूर है, लेकिन बहुत आसान सिलेबस है। इस आसान सिलेबस को कवर करने के लिए आपको निरंतरता की आवश्यकता है। जितना आप रेगुलर पढ़ाई के साथ जुड़े रहेंगे, बहुत सारे मेरे परिचित हैं, बहुत सारे मेरे पहचान के बच्चे हैं, बहुत सारे मेरे रिलेटिव हैं, बहुत सारे मेरे मित्र भी हैं जो तैयारी कर रहे थे, वो रेगुलर जुड़े रहे पढ़ाई के साथ। 1 साल 1.5 साल में उन्होंने अच्छे पद को पा लिया, अच्छे पद पे बैठे भी हैं आज। केवल आपको ध्यान देना है कितना पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, क्या पढ़ना है और रेगुलर पढ़ना है। ऐसा नहीं कि आप आज 10 घंटे पढ़ाई किए जोश जोश में, कल 2 घंटे पढ़ाई किए, परसों आपने पढ़ाई नहीं, उसके बाद आप 4 घंटे पढ़ाई किए। रेगुलर एक आपको कंटिन्यूटी पढ़ाई में रखनी है। अगर आप रेगुलर पढ़ाई कर रहे हैं तो पीएससी का एग्जाम 1.5 साल में आसानी से निकल जाएगा। 1.5 साल से ऊपर आपको नहीं लगेगा। एक सबसे बड़ा मूल मंत्र है पीएससी के साथ कि आप रेगुलर पढ़ाई के साथ जुड़े रहें। अगर आप डेली 6-7 घंटे भी, कम से कम 6-7 घंटे भी डेली अगर आप जुड़े हुए हैं पढ़ाई के साथ, तो आपका एग्जाम कंफर्म निकल जाएगा। जी, 6-7 घंटे आपने बताया कि जो टाइम लिमिट होती है वो होनी चाहिए। कई लोगों को हमने देखा 10-10, 12-12 घंटे भी पढ़ते हैं। 6-7 घंटे में किस तरह से टाइम जो है वो मैनेज करना है, किस तरह से टाइम टेबल जो है वो बनाना होगा बच्चों को? देखिए 6-7 घंटे अगर मैं बोल रहा हूं तो रेगुलर अगर आप जुड़े हैं 6-7 घंटे, आप ये नहीं कि आज 6-7 घंटे पढ़े हैं कल लेकिन पढ़े ही नहीं है। आप रेगुलर आपको पढ़ना है 6-7 घंटे। एग्जाम के दिन पास आ रहे हैं तो फिर आप 10-12 घंटे कर सकते हैं। 6-7 घंटे भी मेरा मानना है अगर आप रेगुलर पढ़ाई के साथ जुड़े हुए हैं, आप उनको देखिए, एनालिसिस करिए कि कौन से विषय का इंपॉर्टेंस ज्यादा है, कहां से प्रश्न ज्यादा पूछे गए हैं। प्रॉपर नोट्स बनाइए, क्योंकि नोट्स के बिना कुछ होगा नहीं। अगर आप प्री का पेपर देंगे तो फरवरी में प्री का पेपर होता है, प्री के कुछ दिन पहले आपको पूरा रिवीजन करना होता है, तो उस रिवीजन के लिए आपको नोट्स बनानी पड़ती है। तो एक प्रॉपर रणनीति के साथ आगे बढ़िए कि हाँ, किस तरह की रणनीति होनी चाहिए? रवि जी, टाइम टेबल की मैं चर्चा कर रही थी। जो स्टूडेंट देख रहा है वो टाइम टेबल किस तरह से बनाए? हिस्ट्री के लिए कितना टाइम देना है, साइंस के लिए कितना टाइम देना है, बायोलॉजी के लिए कितना टाइम देना है, या फिर बाकी सब्जेक्ट के लिए किस तरह से? देखिए पहले तो आपको सिलेबस को, पाठ्यक्रम को देखने की आवश्यकता है कि पाठ्यक्रम क्या है, उसमें किसका वेटेज कितना है। जैसे मैंने बोला कि प्रारंभिक परीक्षा की अगर बात की जाए तो प्रारंभिक परीक्षा में पहला पेपर जो होगा उसमें छत्तीसगढ़ का आधा पोर्शन है। मतलब 100 में से 50 प्रश्न छत्तीसगढ़ के पूछे जाते हैं, बाकी 50 प्रश्न भारत के सामान्य अध्ययन से। दूसरा प्रश्न है सीसेट का, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, जहां पे मैथ्स और रीजनिंग के लगभग 60 से 70 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और बचे 30 प्रश्न लगभग लैंग्वेज से पूछे जाते हैं। तो आप जब टाइम टेबल बनाते हैं तो आप पहले अपनी ताकत को समझिए कि आपकी ताकत कहां पे है, कहां पे आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, कौन सा विषय आपका वीक है, उसके हिसाब से आप टाइम टेबल बनाइए। जैसे छत्तीसगढ़ की बात करूं तो छत्तीसगढ़ तो पढ़ना ही है आपको। मतलब जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता है पीएससी में, छत्तीसगढ़ तो आप छोड़ ही नहीं सकते। तो छत्तीसगढ़ का 2 घंटे का तो डेली आपको छत्तीसगढ़ 2 घंटे पढ़ना ही होता है। अगर मैं बात करूं मैथ्स और रीजनिंग की, तो मैथ्स और रीजनिंग का वेटेज भी बहुत बड़ा है। और मैथ्स और रीजनिंग में मैंने देखा है जनरली बच्चों से थोड़ा सा 10th के बाद छोड़ देने के बाद बनता नहीं है मैथ्स और रीजनिंग। तो मैथ्स और रीजनिंग का आप 1 घंटा निकाल सकते हैं। अगर आप कोचिंग कर रहे हैं तो कोचिंग में जो विषय चल रहे हैं उनका टाइम टेबल बना लीजिए कि कोचिंग में अगर भारत का इतिहास पढ़ाया जा रहा है, छत्तीसगढ़ पढ़ाया जा रहा है और मैथ्स चल रहा है, तो इन तीनों विषय का एक टाइम टेबल बना लीजिए कि जो कोचिंग में चल रहा है उनको पढ़ना है आके पहले, उसके बाद ही कुछ और देखा जाएगा। तो 3-4 विषयों को एक साथ लेके आप चल सकते हैं। भारत का इतिहास हो गया, आप छत्तीसगढ़ हो गया, मैथ्स हो गया, इन तीनों विषय को एक साथ लेके चलिए। महीना भर का टाइम टेबल बना लीजिए, उसके बाद आप दूसरा शेड्यूल बना लीजिए। जैसे ये विषय खत्म होते हैं दूसरा शेड्यूल बना लीजिए। तो इस प्रकार से आप एक शेड्यूल बना के प्रॉपर एक रणनीति के साथ काम कर सकते हैं। बिल्कुल, तो ये अच्छी बात बताई है रवि जी ने कि अगर आप सबसे पहले कोचिंग से करा रहे हैं तो सबसे पहले आप कोचिंग का जो भी पढ़ाया गया है उससे पढ़ लीजिए, उसके बाद सब्जेक्ट को डिवाइड कर लीजिए, 2-2 घंटे का प्रॉपर समय बनाइए और उसके बाद स्ट्रेटेजी रणनीति के साथ आगे बढ़ते जाइए। अब ये जो 2-2 घंटे का गैप बनाया है तो इसमें क्या गैप लेना है? क्योंकि अब मोबाइल, आप सभी जानते हैं कि मोबाइल जो है वो पूरी तरह से बच्चों को डिस्टर्ब करता है। फिर कुछ आया, उससे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए किस तरह से बच्चों को पढ़ना होगा? देखिए सीजीपीएससी का एग्जाम वापस से बोल रहा हूं मैं, आप मोबाइल का यूज करिए लेकिन सही डायरेक्शन में करिए। जैसे अगर मैं बात करूं करंट इश्यूज की, तो आजकल यूट्यूब में इतने सारे चैनल हैं जिसमें डेली का आपको अपडेट मिल जाएगा करंट अफेयर का। अगर बोर हो रहे हैं बीच में तो आप यूट्यूब में कोई चैनल खोल लीजिए जिसमें आपको करंट अफेयर के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आजकल तो इतने सारे चैनल बन गए हैं यूट्यूब में, आपको डेली का करंट अफेयर मिल जाएगा। मतलब आपको ऐसा छाटना नहीं पड़ता करंट अफेयर, वो छाट के आपके सामने पेश कर देते हैं। बहुत सारे ऐसे चैनल हैं, स्टेट लेवल पे भी और सेंट्रल लेवल पे भी आप देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जिसमें आपको डेली का करंट अफेयर, मतलब आपको जितनी आवश्यकता है उतना ही करंट अफेयर मिलेगा। अननेसेसरी आपको समय नहीं देना है कि आप छाटेंगे बैठ के पूरा कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है।
तो आपको वो मिल जाएगा। तो मोबाइल का यूज करिए, सोशल मीडिया का यूज करिए, क्योंकि पीएससी का एग्जाम देखिए, जितना अवेयर रहेंगे आप समाज से, जितना भी आपको चीजें पता होंगी, उतना आपके लिए बेनिफिट होगा, क्योंकि ये थोड़ा सा एग्जाम अलग है। आपको चीजें समझनी है, प्री है, फिर मेंस है, फिर इंटरव्यू है, इंटरव्यू में काफी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपके। तो ये एक ऐसा एग्जाम है, मोबाइल का यूज करिए, लेकिन मोबाइल का सही यूज करिए। अगर आप 2 घंटे के बाद बोर हो गए हैं, ठीक है, 10 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, या फिर आप यूट्यूब पर कुछ देख लीजिए। अगर आप पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके रग रग में पीएससी होना चाहिए। बिल्कुल, मतलब रग रग अगर में आप पीएससी होनी चाहिए और पूरी तरह से फोकस जो है वो आपको होना चाहिए, थोड़ा सा मोबाइल की दुनिया से दूर होना चाहिए। रणनीतिक जो इंटरव्यू की भी आपने बात की, जिक्र किया, उसकी तैयारी कैसे होती है? देखिए, इंटरव्यू की तैयारी तो जब से आप प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी स्टार्ट करते हैं, तब से ही आप इंटरव्यू की तैयारी स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि इंटरव्यू क्या है, आपका व्यक्तित्व का परीक्षण हो रहा है वहां पे। तो इंटरव्यू की कोई अलग से तैयारी नहीं होती है। मैं तो ये बोलूंगा, जब से आप पैदा हुए हैं, जब से आप आए हैं, जब से ही आपके इंटरव्यू की तैयारी स्टार्ट हो गई है। तो प्रारंभिक परीक्षा से जैसे ही आप तैयारी स्टार्ट करते हैं, आपके इंटरव्यू की तैयारी स्टार्ट हो जाती है। अब बात यह है कि आपने मेंस निकाल लिया, तो अलग से कैसे तैयारी की जाए। तो देखिए, अलग से तैयारी करने के लिए आप मॉक इंटरव्यूज वगैरह ज्वाइन कर सकते हैं। मॉक इंटरव्यू होते हैं जिसमें आपका जो डर है, आपको एक समझ में आएगा कि हाँ, किन बातों पर आपको डर लग रहा है। जैसे पहले बार अगर आप फेस करेंगे, जैसे मैंने खुद भी इंटरव्यू दिया है, तो पहली बार का जो डर होता है, उस चैम्बर में घुस के 6 पैनल में 6 मेंबर्स बैठे हैं, बड़े बड़े अधिकारी हैं, आयोग के सदस्य हैं, आयोग के चेयरमैन भी हैं, वो आपके सामने बैठे हैं, तो एक डर लगता है। तो इस डर को कम करने के लिए आप मॉक इंटरव्यू दे सकते हैं, क्योंकि मॉक इंटरव्यू में आपको वैसा ही वातावरण मिलेगा जैसा कि आपके सामने आने वाला है। तो आप मॉक इंटरव्यू के तहत भी अपने साक्षात्कार की तैयारी कर सकते हैं। मॉक इंटरव्यू में आपसे उसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको बताया जाएगा कि आपको किन किन विषयों पर ज्यादा तैयारी करनी है, किस किस प्रकार के प्रश्न वहां पे बन सकते हैं। तो मॉक इंटरव्यू भी एक बहुत अच्छा माध्यम होता है। जैसे ही बच्चे मेंस निकालते हैं, मॉक इंटरव्यू देते हैं, और जितना ज्यादा मॉक इंटरव्यू देंगे, आपका डर उतना ही दूर होगा, आपकी तैयारी उतनी ही निखरेगी, आपको बताया जाएगा क्या क्या तैयार करना है, तो इंटरव्यू की तैयारी हो जाएगी। बिल्कुल, इंटरव्यू की तैयारी हो जाएगी। रवि जी, अंत में चलते चलते बस आपसे यही पूछना चाहेंगे, चूंकि डर कई बार होता है, बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, सब कुछ उन्हें आता है, लेकिन कुछ ऐसा एनवायरनमेंट हो जाता है कि वो सब कुछ भूल जाते हैं, अचानक से ब्लैंक हो जाता है सब कुछ। उस स्थिति से बचने के लिए क्या कुछ करना है, और आपके उड़ान एकेडमी की अगर हम बात करें, फीस स्ट्रक्चर क्या है, और ये क्या फिर कुछ जो है वो प्रोवाइड करवाता है क्या, स्कॉलरशिप, वो जरूर बताइए। देखिए, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनमें बहुत प्रतिभा है, बहुत ज्ञान है, फिर भी वो एग्जाम से बाहर हो जाते हैं। कुछ ही बच्चे एग्जाम निकाल पाते हैं, क्योंकि वो 2 घंटे के प्रेशर को, 3 घंटे के प्रेशर को झेल नहीं पाते हैं। तो इस प्रेशर को अगर आपको झेलना है, इस प्रेशर को आप सहने की ताकत रखते हैं, तो उसके लिए आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट भी एक बहुत अच्छा माध्यम होता है। देखिए, टेस्ट में होता क्या है, आपको सेम वैसा ही वातावरण प्रोवाइड किया जाता है। तो आप जो प्रेशर आने वाला है एग्जाम में, उस प्रेशर को सहने की क्षमता एक पैदा हो जाती है आपके अंदर। जो गलतियां आप एग्जाम में करने वाले हैं, जिससे आप बाहर हो जाएंगे, वो गलतियां आप पहले ही कर लेते हैं। जैसे बहुत सारे बच्चे बोलते हैं, बबल भरने में गलतियां हो गई सर, प्रश्न को मैंने गलत पढ़ लिया, प्रेशर को मैं झेल नहीं पाया, एकदम से ब्लैंक हो गया। तो ये सब जो गलतियां हैं, ये टेस्ट में आप दे दीजिए, टेस्ट में ये सब गलतियां आपकी दूर हो जाएंगी। बिल्कुल, फीस स्ट्रक्चर बता दीजिए। देखिए, हमारे यहाँ अलग अलग बैचेस चलते हैं। जैसे अगर बात करूं सीजीपीएससी प्री की, सीजीपीएससी मेंस, सीजीपीएससी प्री प्लस मेंस, सीजी व्यापम, तो अलग अलग जो बैचेस हैं उनके लिए अलग अलग फीस स्ट्रक्चर हैं। सीजीपीएससी प्री की बात करूं तो 15,000 के आसपास का फीस स्ट्रक्चर है। सीजीपीएससी मेंस का अलग है, सीजीपीएससी प्री प्लस मेंस का अलग है, सीजी व्यापम का अलग है। इसके अलावा स्कॉलरशिप टेस्ट होते हैं, जिसमें अगर आप बैठते हैं, आपका अच्छा रैंक आता है, तो आपको फ्री में भी या कुछ % डिस्काउंट देके भी हम अपनी कोचिंग प्रोवाइड करते हैं। जी, तो ये सारी जानकारी रवि गोयल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डिप्टी डायरेक्टर हैं। तो तमाम चर्चा कर रहे थे हम कि सीजीपीएससी की चयन प्रक्रिया क्या होती है, किस तरह से हमें पढ़ाई करनी है और आगे बढ़नी। बहुत बहुत शुक्रिया रवि जी, अपना कीमती समय देने के लिए, दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी बताने के लिए। तो सफलता का द्वार थोड़ा सा मुश्किल जरूर है, लेकिन आगे भविष्य के सुखद द्वार को जरूर खोल देता है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मुझे दीजिए इजाजत, और देखते रहिए INH 24/7। नमस्कार।